नमस्कार दोस्तों, सुरभि क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ रामदास शर्मा। देखिए दोस्तों, हम पहले की जो क्लास थी उसमें माहेश्वरी जो सूत्र है उनका परिचय हमने प्राप्त किया कि माहेश्वरी सूत्रों का उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। तो 14 प्रकार के जो माहेश्वरी सूत्र थे उनका हमने एक एक करके उच्चारण करना सीखा। फिर उसके बाद में हमने उसमें माहेश्वरी सूत्रों की जो उत्पत्ति हुई, यानी कि भगवान शिव से उसकी उत्पत्ति हुई थी और उसे पाणिनि मुनि ने लिपिबद्ध किया था। इसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की, जिसका प्रमाण हमें एक श्लोक में मिलता है। वह श्लोक भी हमने इस क्लास में पढ़ा था। चलिए दोस्तों, माहेश्वरी सूत्र जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां से प्रश्न बनने के अत्यंत चांस होते हैं, अत्यधिक चांस होते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न बनने के यहाँ पर चांस है, देखिए दोस्तों। संस्कृत की वर्णमाला माहेश्वरी सूत्र एक बार फिर देख लीजिएगा। इसका जो उच्चारण है वो आपको अगली क्लास में बताया था और आपने इसका कंठस्थीकरण भी कर लिया होगा। जैसे कि पहला सूत्र है अयुण, दूसरा रेली, तीसरा एवं, चौथा अयोज, पांचवा अयवरट, छठा लर्ण, सातवा यमगणनम, आठवा झवय, नवा घड़दस, दसवा जबगणदस, 11वां ख फ छ ट त चटतव, 12वां कपय, 13वां स स स द स स स और 14वां हल। इस प्रकार हमने इनका उच्चारण करना सीखा था। चलिए दोस्तों, अब हम इन माहेश्वरी सूत्रों से बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं जो इनका उत्तर आपको इन्हीं माहेश्वरी सूत्रों में मिल जाएगा। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं उनकी विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इसे पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो कि एक सामान्य प्रश्न है वो बनता है यहाँ पर माहेश्वरी सूत्रों की संख्या से। पहला प्रश्न बनेगा माहेश्वरी सूत्राणि कति सन्ति, माहेश्वरी सूत्र कितने हैं। तो माहेश्वरी सूत्र कितने हैं? 14। कितने हैं दोस्तों? 14 है। हमने देखा था कि पाणिनि मुनि ने इन माहेश्वरी सूत्रों की रचना की, कहां से की? भगवान शिव से की। भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया तो उनके डमरू से 14 प्रकार की क्या निकली थी? ध्वनियां निकली थी, जिनको 14 माहेश्वरी सूत्रों के रूप में पाणिनि मुनि ने लिखा। तो यहाँ से एक सामान्य प्रश्न है कि माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, तो हम कह सकते हैं माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? 14 है। कितने हैं? 14। एक से और यहाँ तक कितने सूत्र हुए? 14। यानी इन्हें संस्कृत में कहेंगे चतुर्दश। चतुर्दश सूत्र, 14 सूत्र है। अगला देखिएगा, माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों का प्रयोग। अब देखिए, इन माहेश्वरी जो 14 माहेश्वरी सूत्र है, इन माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों का जो प्रयोग हुआ है वो कौन कौन से सूत्रों में हुआ है? तो देखिए, अ, ई, उ, ण, ऋ, दृ, क, ए, ओंग, ऐ, औ, च। यहाँ तक सभी क्या है? स्वर है दोस्तों। क्या है? स्वर। अंतिम जो वर्ण है वह इत्संज्ञ वर्ण होता है, यानी उसका लोप हो जाता है, उसकी गिनती नहीं होती। तो अ, ई, उ, ऋ संस्कृत में एक लिंग स्वर भी माना जाता है। ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार ये जो 9 स्वर है, ये माहेश्वरी सूत्रों में प्रथम 4 सूत्रों में इनका प्रयोग हुआ। इन 9 स्वरों का प्रयोग प्रथम 4 सूत्रों में हुआ है। तो माहेश्वरी सूत्रों में जो स्वरों का प्रयोग है ये प्रथम 4 सूत्रों में हुआ है। प्रथम 4 सूत्रों में पूछा जाए कि माहेश्वरी सूत्रों का प्रयोग, माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों का प्रयोग कितने सूत्रों में हुआ है,
तो हम कर सकते हैं कितने सूत्रों में हुआ दोस्तों? 4 सूत्रों में हुआ है। प्रथम 4 सूत्रों में। कितने सूत्रों में? प्रथम 4 सूत्रों में, यानी शुरुआत के जो 4 सूत्र है उनमें। दूसरा प्रश्न है, माइस्ट्री सूत्रों में व्यंजनों का प्रयोग बताइए। चलिए दोस्तों, व्यंजन की शुरुआत होती है ह से। ह, य, व, र, ट। इसके बाद लण, यम, गणनम, झवय, गणदस, जब, गणदस, खप, जडथ, जटत, तपय, सदसर और फल। मैंने कहा अंतिम जो वर्ण है ये इत संज्ञक होता है, इसका लोप हो जाता है, इसको गिना नहीं आता। तो ह से लगाकर इस ह तक सारे के सारे क्या है? व्यंजन है दोस्तों। क्या है? सारे के सारे व्यंजन है। तो 5वें सूत्र से कहां तक? 14 सूत्र तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने सूत्र हुए? 10 सूत्र। तो हम कर सकते हैं ये अंतिम अंतिम जो 10 सूत्र है, अंतिम जो 10 सूत्र है, उन 10 सूत्रों में व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। कितने हुआ है? अंतिम 10 सूत्रों में। इसके बाद देखिए दोस्तों, ह वर्ण का प्रयोग। अब यहाँ गौर कीजिएगा, हमने कहा ह से लगाकर ह तक सारे के सारे क्या है? व्यंजन है। अब यहाँ पर जो ह है और यहाँ पर जो ह है, इसका इस ह का 2 बार प्रयोग देखने में मिल रहा है। और यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो फिर ह को कितनी बार गिना जाए? तो कहा कि व्यंजनों की जब गिनती की जाए तो ह को एक बार ही गिनना चाहिए। कितनी बार? एक बार, क्योंकि प्रयोग 2 बार हुआ है। क्यों हुआ? तो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों, एक प्रत्यार आता है अट प्रत्यार। अट प्रत्यार का मतलब अ से लगाकर कहां तक? ट तक। तो अट प्रत्यार की सिद्धि के लिए इस ह का प्रयोग हुआ। और एक प्रत्यार आता है दोस्तों सल प्रत्यार। कौन सा प्रत्यार? सल प्रत्यार। स से लगाकर ल तक, स और ह ये बनाएंगे। तो सल प्रत्यार की सिद्धि के लिए इस ह का प्रयोग हुआ और अट प्रत्यार की सिद्धि के लिए इस ह का प्रयोग हुआ है। तो ह वर्ण का प्रयोग तो हम कर सकते हैं कितनी बार हुआ? 2 बार। प्रश्न मन है कि माइस्टर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार प्रयोग मिलता है? तो हम कर सकते हैं कौन सा वर्ण है? ह वर्ण। या ये पूछा जाए कि ह वर्ण का माइस्टर सूत्रों में कितनी बार प्रयोग हुआ है, तो हम कर सकते हैं उसका 2 बार प्रयोग हुआ है। कितनी बार? 2 बार। आगे चलते हैं दोस्तों, प्रत्येक सूत्र में अंत्यवर्ण। अंत्य का अर्थ होता है अंतिम। इससे संबंधित भी प्रश्न बनता है कि 14 प्रकार के जो माइस्ट्री सूत्र है, इसमें जो अंतिम वर्ण है ये क्या कहलाता है? जैसे पहला सूत्र अंतिम वर्ण ये होगा, ऋग में क होगा, है ना। पहले सूत्र में अवर्ण, अवर्ण में अण, ऋग में क, एवं में ग, आयोत में च, हयवरट में ट, लण में अण, यमगणनम में म, झवय में ञ, घड़दस में श, जबगड़दस में श, खपा चटत चटतौ में व, कपय में य और सससर में र और हल में ल। ये 14 जो वर्ण है अंतिम वर्ण, माइस्ट्री सूत्रों में आए हुए अंतिम वर्ण, ये इत संज्ञक कहलाते हैं दोस्तों। क्या कहलाते हैं? इत संज्ञक। अब ये इत संज्ञक क्या होता है? देखो, इत संज्ञक का मतलब ऐसा वर्ण जिसका लोप कर दिया जाए। इसे कहेंगे इत संज्ञक, ऐसा वर्ण जिसका लोप कर दिया जाए। यानी माइस्ट्री सूत्रों में जब वर्णों की गिनती करेंगे तो ये अंतिम वर्ण इत संज्ञक माना जाता है, मतलब ये लोप योग्य है, इनको गिना नहीं जाता। इनकी क्या नहीं करेंगे? हम गिनती नहीं करेंगे वर्णों में। तो फिर प्रयोजन क्या है इनका? तो प्रत्यार आगे पढ़ेंगे हम। जब हम प्रत्यारों का निर्माण करेंगे तो वहां पर प्रत्यार निर्माण के लिए इन अंतिम वर्णों की सहायता ली जाती है। तो अंतिम जो वर्ण है उन अंतिम वर्णों का प्रयोग प्रत्याहार निर्माण के लिए होता है।
इसके लिए होता है प्रत्याहार निर्माण के लिए। आगे पढ़ेंगे इस विषय वस्तु को। तो प्रत्येक सूत्र में जो अंतिम वर्ण है वो क्या कहलाता है? प्रश्न बनेगा मैत्री सूत्रों में जो अंतिम वर्ण है वो क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे उसको कि वह इत संज्ञा कहलाता है, यानी वो लोप योग्य है, उसकी गिनती नहीं की जाती। इसके लिए एक पंक्ति भी आती है, ऐशा ऐशाम अंत्या इतः, ऐशाम अंत्या इतः, यानी यहाँ पर अंतिम वर्ण इत संज्ञक मानना चाहिए। यानी कहाँ? मैत्री सूत्रों में। इन मैत्री सूत्रों में अंतिम वर्ण जो है उसे इत संज्ञक मानना चाहिए, यानी उसका लोप कर देना चाहिए, उसको गिनना नहीं चाहिए। आगे देखिए दोस्तों, ह आदि व्यंजनों में आया हुआ अ का प्रयोग। यह ह से लगाकर इस ह तक आपको एक विशेषता नजर आ रही होगी दोस्तों। क्या विशेषता है? ये विशेषता है, हम जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन हमेशा क्या होते हैं? आधे होते हैं। यदि मैं इस ह को दो तरीके से लिखूं और पूछा जाए कि ह कौन सा है, व्यंजन कौन सा है, तो हम कहेंगे ये व्यंजन है, क्योंकि व्यंजन हमेशा आधा होता है। व्यंजनस्य अर्धमात्रिका, आधी मात्रा वाला वर्ण क्या कहलाता है? व्यंजन कहलाता है। तो इस दृष्टि से ह ये उचित है। फिर इस ह को पूरा क्यों लिखा? जब इस ह से ह तक सारे के सारे व्यंजन माने गए हैं, तो फिर इस ह को पूरा क्यों लिखा? यहाँ ह पूरा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? ह में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है, तभी ह क्या बनता है? पूरा बनता है। तो कहा कि फिर यहाँ पर ह में अ क्यों मिलाया? जब आपको व्यंजन ही दिखाने थे तो ह में अ मिलाने की कहाँ आवश्यकता थी? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि व्यंजन की जो परिभाषा है, व्यंजन की परिभाषा क्या है? कि जिनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता नहीं हो सकता वो व्यंजन कहलाते हैं। तो यदि यहाँ आधा लिखते तो फिर हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते थे, क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों की सहायता से संभव ही नहीं है। इसलिए इस ह से इस ह तक जितने भी व्यंजन है ना, इनमें क्या मिला हुआ है दोस्तों? अ मिला हुआ है, केवल किस लिए? उच्चारण करने के लिए। तो प्रश्न आएगा, हकारादिषु अकार किमर्थम? हकारादिषु, हकार आदि यानी ह से लगाकर ह तक जितने भी व्यंजन है उसमें आया हुआ अकार, अकार किमर्थम, किस लिए आया है? यानी इन व्यंजनों में जो अ मिला हुआ है वो किस लिए आया है? किस लिए आया है? क्योंकि व्यंजन को बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जा सकता, तो उनके उच्चारण के लिए आया है। तो वहां पर विकल्प में आपको मिलेगा उच्चारणार्थम। क्या मिलेगा दोस्तों? उच्चारणार्थम, यानी उच्चारण करने के लिए, है ना। और विकल्प भी होंगे लिखने के लिए। तो आपको तो वहां सही क्या मानना है? उच्चारण करने के लिए, उच्चारणार्थम। यहाँ पर भी एक पंक्ति आती है इसको सिद्ध करने के लिए, हकारादिषु अकारः, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थम, उच्चारणार्थम, यानी कि हकार आदिशु, ह आदि में आया हुआ अकार इसलिए है, किमर्थम, इसलिए है, तो हम कहेंगे उच्चारणार्थम, उच्चारण करने के लिए। इसके लिए उच्चारणार्थम, उच्चारण करने के लिए है, इस में मिला हुआ अ। आगे देखिए दोस्तों, लण मध्य सूत्र में आए हुए वर्ण का प्रयोजन। अब इससे संबंधित ही बात है दोस्तों। कहा कि प्रत्येक व्यंजन में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है, लेकिन एक सूत्र ऐसा है, कौन सा? छठा सूत्र, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? लण।
अब लण में ये तो इत्संज्ञक वर्ण हुआ ऐसा ही। अब यहाँ ल में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। इस अ के दो प्रयोजन है। कितने प्रयोजन है दोस्तों? दो। एक प्रयोजन तो हमने पढ़ ही लिया कि अ क्यों मिलाया? उच्चारण करने के लिए। दूसरा कहा कि यहाँ पर इस ल में जो अ मिला हुआ है ये एक प्रत्यार के निर्माण के लिए भी बनाया गया है। कौन सा प्रत्यार है? र प्रत्याहार। र प्रत्याहार। इस र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए ही यहाँ पर इस ल में अ का प्रयोग हुआ है। एक कारण तो क्या है? उच्चारण करने के लिए। दूसरा कारण क्या है? र प्रत्याहार के निर्माण के लिए। ये र प्रत्याहार क्या है? देखो दोस्तों, र प्रत्याहार में हम देखेंगे कि कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो र से लगाकर अ तक, र का टुकड़ा करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों? र से लगाकर कहां तक? अ तक के वर्ण क्या कहलाएंगे? र प्रत्याहार कहलाएंगे। अब अ कौन सा? जिसकी क्या हुई हो? इत संज्ञा हुई हो। यानी इस लण सूत्र में जो ल आया है ना, इसमें जो अ मिला हुआ है, इसके दो कारण हैं। एक तो उच्चारण करना है इसका, और इसकी एक संज्ञा करके र प्रत्याहार का निर्माण करना है। हमने क्या देखा कि ये जो अंतिम वर्ण है ये प्रत्याहार बनाने के लिए होते हैं, क्योंकि इनकी इत संज्ञा होती है। मतलब क्या है कि जिनकी भी इत संज्ञा होगी ना, तो वह जिस वर्ण की इत संज्ञा हो रही है वो प्रत्याहार निर्माण करेगा। तो यहाँ ल में जो अ है ना, इसकी इत संज्ञा हुई। मतलब इसकी इत संज्ञा होने का कारण क्या है कि ये प्रत्याहार का निर्माण करेगा। कौन सा प्रत्याहार? र प्रत्याहार बनाएगा। अब र प्रत्याहार में क्या क्या आएगा? तो कहा कि र से लगाकर अ तक। अब र कहाँ रहा है दोस्तों? ये रहा र। फिर इसके बाद क्या है? ल। और ल में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। तो र और ल इन दोनों को र प्रत्याहार में गिनेंगे। यदि पूछा कि र प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो र से लगाकर अ तक, तो एक तो र आ गया और एक ल आ गया, है ना। ल में ही मिला हुआ था अ, और उसकी ही क्या हुई थी? इत संज्ञा हुई थी। तो हम कर सकते हैं र प्रत्याहार में र और ल दोनों वर्ण आते हैं। इस र प्रत्याहार का प्रयोग गुण संधि में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? गुण संधि में। इस र प्रत्याहार का प्रयोग गुण संधि में किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर देखिएगा। पहला प्रश्न, माहेश्वरी सूत्र एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें अधिकांश प्रश्न बनने के चांस होते हैं, बहुत ज्यादा चांस होते हैं। इसलिए इस माहेश्वरी सूत्रों को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए, समझते हुए पढ़ना चाहिए। और इसके जो प्रश्न हैं इससे संबंधित, उनका उत्तर इसी में छिपा रहता है। यानी माहेश्वरी सूत्रों में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। तो पहला जो सामान्य प्रश्न बनेगा वो तो इसकी संख्या से मिलकर संख्या से संबंधित होगा। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है? तो हम कर सकते हैं माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितने हैं? 14, क्योंकि 14 क्या है? माहेश्वरी सूत्र है। दूसरा है, माहेश्वरी सूत्रों में स्वरों का प्रयोग कहाँ हुआ? तो कहा कि प्रथम जो चार सूत्र है, अ से लगाकर कहाँ तक? च तक। इन चार सूत्रों में ही किसका प्रयोग हुआ है? स्वरों का प्रयोग हुआ है। तो हम कह सकते हैं प्रथम चार सूत्रों में स्वरों का प्रयोग है। फिर 22 सूत्रों में व्यंजनों का प्रयोग, विशेष समझो। ह से लगाकर ह तक पूरे 10 जितने भी व्यंजन है, ये व्यंजन 10 सूत्रों में आ रहे हैं और अंतिम है। तो हम कह सकते हैं कि अंतिम जो 10 सूत्र है, अंतिम 10 सूत्रों में माहेश्वरी सूत्रों में जो अंतिम 10 सूत्र है उनमें ही व्यंजनों का प्रयोग हुआ है। फिर क वर्ण का प्रयोग के बारे में हमने समझा कि जितने भी व्यंजन आए हैं, यानी माहेश्वरी सूत्रों में जितने व्यंजन दे रखे हैं, तो एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका 2 बार प्रयोग हुआ है। फिर आगे चलो, प्रत्येक सूत्र में जो अंत्य वर्ण है, अंत्य का मतलब अंतिम वर्ण है, उसका क्या प्रयोजन है? तो कहा कि वह इत संज्ञक वर्ण कहलाता है, यानी उसका लोप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? लोप। फिर आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि अंतिम जो वर्ण है इत संज्ञक वर्ण, इसका कारण है प्रत्याहार निर्माण। इसका प्रयोजन क्या है? प्रत्याहार बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। किसका? अंतिम वर्णों का।
है ना। अंतिम वर्ण कितने हैं? ये 14 है। 14 इत्संज्ञक वर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे इत्संज्ञक वर्णों की संख्या 15 होती है, क्योंकि 14 तो ये हो गए और एक ल प्रत्यार में जो अ छिपा हुआ था उसकी भी संख्या होती है, तो 15 होते हैं। वो हम बाद में विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी तो आप ये समझो कि प्रत्येक सूत्र में जो अंतिम वर्ण है वह क्या कहलाता है, तो हम कर सकते हैं वह इत्संज्ञक वर्ण कहलाता है ना। इससे संबंधित पंक्ति ऐसा अंत्या इतः, इनमें आया हुआ जो अंतिम वर्ण है ये, तो ये सारी क्या है? इस संज्ञक है, यानी इनका लोप कर दिया जाता है, इनको गिना नहीं जाता। आदि व्यंजनों में आया हुआ अ का क्या मतलब है, क्या प्रयोजन है, तो हम कर सकते हैं इस अ का प्रयोग उच्चारण के लिए है। अकार आदि सु अकार उच्चारणार्थम, क्योंकि ये सारे व्यंजन हैं और व्यंजनों को बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोला जा सकता, तो उसमें क्या मिला दिया? अ मिला दिया। तो ये हम इसका उत्तर दे सकते हैं। लर्ण सूत्र में आए हुए अवर्ण का प्रयोजन क्या है फिर, तो क्या कहा? र प्रत्यार के निर्माण में। एक पंक्ति आती है इसके बाद में, लण मध्य तो इत संज्ञक, क्या पंक्ति है दोस्तों? लण मध्य तो इत संज्ञक, मतलब लण के बीच में जो अ आ रहा है ना, हकार आदिशु अकार उच्चारणार्थम, आदि में जो आया वो तो केवल उच्चारण के लिए ही है, लेकिन लण जो प्रत्यार है इसके बीच में जो आ रहा है, यानी ल में जो मिला हुआ है, उसके दो प्रयोजन है। एक तो उच्चारण करने के लिए भी है और वह इत संज्ञक भी है, मतलब वह प्रत्यार का निर्माण भी करवाएगा। कौन से प्रत्यार का? प्रत्यार का निर्माण करवाएगा। तो यहाँ हमने प्रयोजन के बारे में पढ़ा कि लर्ण सूत्र में आए हुए अ वर्ण का क्या प्रयोजन है, तो हम कह सकते हैं कौन से प्रत्यार का निर्माण करता है? ये र प्रत्यार का निर्माण करता है। तो ये सामान्य प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इससे संबंधित माइस्ट्री सूत्रों से संबंधित और भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उनको भी जानेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी हमने मैत्री सूत्रों के बारे में कुछ जो सामान्य प्रश्न बनते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से, उनके बारे में पढ़ा। अब लीजिए कुछ और प्रश्न हैं जिनको भी हम जान लेते हैं, जो माहेश्वरी सूत्रों से संबंधित है। पहला प्रश्न जो अब बनता है, माहेश्वरी सूत्रों में इस संज्ञक वर्णों की संख्या। माहेश्वरी सूत्रों में जो इस संज्ञक वर्ण है उनकी संख्या कितनी है? तो इससे पहले हमने जाना था कि ऐसा अंत्या इत संज्ञक, ये जो 14 माहेश्वरी सूत्र है, इन 14 माहेश्वरी सूत्रों में अंतिम जो वर्ण है ये इत संज्ञक है। तो सूत्र कितने हुए दोस्तों? 1 से 14 तक हुई, तो ये वर्ण भी कितने हो गए? 14 हो गए। जैसे ण, क, ग, च, ट, ण, म, य, श, स, व, य, र और ल, ये कुल 14 वर्ण होते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों में जो इस संज्ञक वर्ण है इनकी संख्या कितनी है? 14। अब हमने अंत में पढ़ा था कि हकार आदिशु अकार उच्चारणार्थम, मतलब हकार आदि, ह आदि में जो आया था वो केवल उच्चारण के लिए होता है। फिर नीचे एक सूत्र और लिखा, लण मध्य तु इत संज्ञक, लेकिन लण जो सूत्र है उसके बीच में आया हुआ जो अ है ना, वह इत संज्ञक माना जाए। लण मध्य तु इत संज्ञक, लण के बीच में आया हुआ जो अ है वो क्या माना जाए? इत संज्ञक माना जाए, इत संज्ञक माना जाए। ये सामने पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? 14 प्लस 1, यानी कुल कितने इत संज्ञक वर्ण हो गए? 15। 14 तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा उसके लिए अलग से सूत्र दे दिया, लण मध्य तो इत संज्ञक। लण सूत्र में आया हुआ ल में अ है वो भी इत संज्ञक माना जाए, तो 14 ये और एक वो, कितने हुए? 15 हो गए। अब ये कर सकते हैं कि ये जो 14 सूत्र है
इन 14 सूत्रों में जो संज्ञक वर्ण है ये सारे के सारे क्या है, व्यंजन है दोस्तों। क्या है, व्यंजन। यानी 14 जो व्यंजन है वह 14 व्यंजन इन 14 वायु सूत्रों में संज्ञक के रूप में आए हैं। जबकि लण के बीच में जो संज्ञक वर्ण है एक, वो स्वर है अ, और जो है वो क्या है, स्वर है। यानी 14 जो माइसी सूत्रों में अंतिम वर्ण है वो 14 तो क्या है, व्यंजन है। और लण सूत्र के बीच में जो अ आया है वो क्या है, स्वर है। तो व्यंजन और स्वर मिलाकर कुल 15 क्या होते हैं, इस संज्ञक वर्ण होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 15। यानी पंचदश 15 एक संज्ञक वर्ण होते हैं। तो प्रश्न बने तो हम सीधा सा उत्तर दे सकते हैं कि मासिक सूत्रों में 14 एक संज्ञक वर्ण होते हैं। वर्णों का क्रम देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि मासिक सूत्र में जो वर्ण आए हैं उनका क्रम क्या है। अब क्रम देखते हैं। अ, ई, उ, ऋ, दृ, ए, ओ, आई, औ। ये प्रथम जो 4 सूत्र है जिनमें हमने जाना था कि ये चारों सूत्र किससे संबंधित है, स्वरों से। मतलब सबसे पहले माइस्ट्री सूत्रों में किसका प्रयोग हुआ, स्वरों का। आगे बढ़ते हैं। ये जो अंतिम वर्ण है इनको गिनना ही नहीं है। ह, य, व, र, ल। अब देखो इस ह का प्रयोजन केवल अट प्रत्याहार के निर्माण के लिए है, हमने जाना था। अब इस ह को नहीं गिनेंगे, जब व्यंजनों की गिनती होती है तो ये नीचे वाला ह गिना जाता है। तो यहाँ से गिनो य, व, र, ल। ये य, व, र, ल है जो वर्ण है, यह अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सूत्र आता है यणो अंतस्थः अंतस्थः। यानी यण प्रत्याहार में जो वर्ण आएंगे वो अंतस्थ होंगे। य, व, र और ल ये किस प्रत्याहार में, ये से लगाकर अणंत के वर्ण, यानी य, व, र और ल कौन सा प्रत्याहार कहलाएगा, यण प्रत्याहार। यानी य, व, र और ल ये जो 4 वर्ण हैं ये क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आगे चलते हैं। यमगणनम। अब इनको समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें वर्गों का ज्ञान होना चाहिए। 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं दोस्तों, 5 वर्ग। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, चौथा है स वर्ग और पांचवा है प वर्ग। ये 5 क्या होते हैं दोस्तों, वर्ग होते हैं। क्या कहलाएंगे, वर्ग। अब इन वर्गों में जैसे क वर्ग है, इसमें वर्ण आएगा क, ख, ग, घ, ng। हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं हम ऐसे च, छ, ज, झ, ञ। आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पर इनको पूरा क्यों लिखा जा रहा है। यहाँ पर केवल हम समझने के लिए लिख रहे हैं दोस्तों। इनका उच्चारण तभी होगा जब हम इनमें स्वर मिलाएंगे, लेकिन जब प्रयोग में लेंगे तब तो व्यंजन को आधा ही लिखेंगे। ठीक है। ट वर्ग में ठ, ठ, ड, ढ, अण। थ वर्ग में त, थ, द, ध और न। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। देखो दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पहला वर्ण। ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण कहलाएगा, ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा वर्ण कहलाएगा। अब शुरुआत करते हैं। य, म, ग, ण, न। य, म,
देखो ये आया, सबसे पहले ये आया, फिर म आया, फिर ग आया, फिर अणा आया, फिर अणा, फिर न आया। इसका मतलब सबसे पहले क्या आया, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर आया। कौन सा? पांचवा, फिर पांचवा वर्ण आया। आगे चलो, झ भ घ ड़ ध। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, झ भ घ ड़, झ भ घ ड़ ध श, है ना। यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आ गया, अब चौथा आ गया। आगे चलो, ज ब ग ड द। ये रहा ज ब ग ड ध, ज ब ग ड ध। तो ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण हो गया दोस्तों? तीसरा हो गया। यानी चौथे के बाद कौन सा वर्ण आया? तीसरा। इसके बाद चलो, ख फ छ फ थ। ख फ छ ठ थ, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आया? दूसरा वर्ण आया। फिर आगे चलो, च ट त। ये रहा च ट त, फिर आया क और प, ये क और प, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण आया? पहला। ये जो पांच वर्ग है इनका क्रम ऐसे है, इसमें माइक्स सूत्रों में पहले पांचवा वर्ण, फिर चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, ये इनका क्रम है दोस्तों। तो ये जो पांचों वर्ग है कहाँ से है? क से लगाकर कहाँ तक है? म तक। ये सारे संयुक्त रूप से स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? ये स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। कादयो म अवसानो स्पर्शः, यानी क आदि से म अवसान तक, म की समाप्ति तक सारे के सारे ही स्पर्श व्यंजन माने जाए। कादयो म अवसान स्पर्शः, क आदि से म की समाप्ति तक सारे के सारे क्या माने जाए? स्पर्श व्यंजन माने जाए। ये सूत्र तो हम बाद में, बाद की जो क्लासे आएगी उनमें पढ़ेंगे। यहाँ तो केवल हम इनका क्रम जान रहे हैं दोस्तों, इसलिए केवल आपको सूत्र मौखिक रूप से ही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हमने देखा कि पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण और पहला वर्ण ये आ रहा है। इसका मतलब क्या आ रहा है? स्पर्श व्यंजन आ रहा है। तो इससे पहले क्या लिखा? अंतस्थ व्यंजन, ये अलग आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं पहले तो क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन आएगा। अंतस्थ व्यंजन के बाद में चलो, अंतस्थ व्यंजन पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला वर्ण आ रहा है। ये संयुक्त रूप से क्या कहा हमने? स्पर्श व्यंजन। क्या आया? स्पर्श व्यंजन आया। फिर आगे चलते हैं, यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं इसके बारे में। स स स और ह। एक सूत्र आता है, एक सूत्र आता है, सल पुष्पाणः। और सूत्र कहता है सलह पुष्पाणः, यानी सल प्रत्यार में जो वर्ण आए उसे पुष्प व्यंजन मानना चाहिए। सल प्रत्यार में क्या क्या आ रहा है? स से लगाकर कहां तक? ल तक, यानी स स स और ह ये आ रहे हैं। तो इसके बाद में लास्ट में क्या है? उसमें व्यंजन आए दोस्तों। क्या है? उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजनों का प्रयोग सबसे अंत में हुआ है। अब हमसे पूछा जाए या प्रश्न बने, माहेश्वरी सूत्रों में वर्णों का क्रम क्या है? वर्ण का मतलब स्वर और व्यंजनों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या आएगा? प्रथम चार सूत्रों में स्वर है, फिर व्यंजनों का क्रम पूछा, है ना। तो पहले क्या आएगा? अंतस्थ व्यंजन, फिर स्पर्श व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन आएंगे। ये इनका क्रम है। फिर अगला प्रश्न बन सकता है कि व्यंजनों का क्रम बताइए।
सीधी सी बात है, स्वर को हटा दो, बाकी ये सारे क्या है, व्यंजन के क्रम है। यानी कर सकते हैं हम, सबसे पहले क्या आएगा, अंतस्थ व्यंजन, फिर उसके बाद में क्या आएगा, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उसके बाद ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो प्रश्न बने यदि दोस्तों कि माइथ्री सूत्रों में व्यंजनों का क्रम क्या है, तो हम कर सकते हैं, सबसे पहले अंतस्थ व्यंजन आएगा, अल, य, व, र, ल, य, व, र, ल, ये क्रम है इसका अंतस्थ व्यंजनों का। तो अंतस्थ व्यंजन सबसे पहले आते हैं, तो हम कर सकते हैं अंतस्थ आएंगे, फिर प्रत्येक वर्ग का पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला बन आ रहा है, इसका मतलब क्या आ रहे हैं, स्पर्श व्यंजन आ रहे हैं, तो हम कर सकते हैं स्पर्श व्यंजन आएंगे। उसके बाद स, स, स और ह, ये क्या आएंगे, उसमें व्यंजन आएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अंतस्थ व्यंजनों का क्रम बताइए। तो पूछा कि अंतस्थ व्यंजनों का क्रम बताइए, तो ये है अंतस्थ, ये से लगाकर अणतस्थ, यण प्रत्यार के वर्ण क्या कहलाएंगे, यणो अंतस्था, यण प्रत्यार के वर्ण क्या कहलाएंगे, अंतस्थ व्यंजन कहलाएंगे। तो कौन कौन से होंगे, य, व, र और ल, ये इनका क्रम है। पहले क्या आएगा, य, फिर व, फिर र और फिर ल। प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि दोस्तों हिंदी का क्रम अलग है ना, हिंदी में ये क्रम नहीं आता, उसमें अलग क्रम आएगा, और यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों का अलग क्रम है, दोनों में अलग अलग क्रम है, संस्कृत में अलग है, संस्कृत में माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार है, जबकि हिंदी में हिंदी के अनुसार है, तो वहां पर आप अलग क्रम देखेंगे, इसलिए क्रम ध्यान रखें, य, व, ल। आगे बात करते हैं स्पर्श व्यंजनों का क्रम, तो हमने यहाँ लिखा स्पर्श व्यंजन, पहले क्या आएगा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला। तो हम कर सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला वर्ण, ये इनका क्रम रहेगा प्रत्येक वर्ग का। फिर पूछा ऊष्म व्यंजनों का क्रम बताइए, तो ऊष्म व्यंजनों का क्रम देखिए, श, स, स और ह, यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है दोस्तों, इन तीनों स की ध्वनि लगभग एक जैसी बोलते हैं, हम उच्चारण अशुद्ध करते हैं, इस कारण से तीनों की ध्वनि एक जैसी निकलती है, तो क्रम में दिक्कत आ सकती है, कौन सा स पहले है और कौन सा स बाद में है, तो ध्यान रखिएगा, मैथिली सूत्रों में पहले कौन सा स है, स, फिर कौन सा सा, ये वाला, फिर ये वाला और फिर ह आएगा। अब अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये जो स है ये तालव्य स कहलाता है ना, जैसे हिंदी में तो हम कर सकते हैं कि ससर्गम वाला, ससर्गम वाला, ससलेट वाला, पर यहाँ वैसे नहीं बोलना है, यहाँ इनके उच्चारण स्थान होते हैं, उस आधार पर करना है, तो ये तालव्य स कहलाता है, ये मूर्धन्य स कहलाता है, जबकि ये दंत्य स कहलाता है। इस प्रकार हमें यहाँ इनका नाम देना है। ये तो तालव्य स, इसका उच्चारण तालु से कर, ईचु यशानाम तालु, इस स का वो उच्चारण मूर्धा से होता है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इस स का उच्चारण दांतों से होता है, दंत से होता है, तो ऋतु रसाना दंता, तो इस प्रकार है ये तालव्य स, ये मूर्धन्य स और ये दंत्य स कहलाता है, तो ये इनका ऊष्म व्यंजनों का क्या है, क्रम है, स, स, स और ह। सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दोस्तों किससे मिलेंगे, माहेश्वरी सूत्रों से ही मिलेंगे, इसलिए आपसे इससे पहले की जो क्लास हुई थी उसमें कहा था कि आपको इनका कंठस्थीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी व्याकरण का आधार क्या है, माहेश्वरी सूत्र ही है, यदि आपने इनको याद नहीं किया तो कुछ भी याद नहीं किया, ये मान के चला। और इससे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जैसे बीएसटी से है, स्टेट लेवल फर्स्ट सेकंड है और सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है, माउंट विकल्प के रूप में यदि हमारी संस्कृत भाषा होती है
तो इन परीक्षाओं में जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों में माइक्रो सूत्रों से बहुत सारे इस प्रकार के प्रश्न बनने के चांस होते हैं, तो इन्हें हमने विस्तार से जाना है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर देखिए, माइक्रो सूत्रों में संज्ञा वर्णों की संख्या पूछे तो 14+1 यानी कितनी बतानी? 15 बतानी। कितनी बतानी? 15। व्यंजनों के आधार पर ही पूछे तो 14, और स्वर के आधार पर पूछे तो एक ही संज्ञक वर्ण है, लण मध्य तो इस संज्ञक का केवल अ। वर्णों का क्रम पूछे तो वर्णों का क्रम जाना, सबसे पहले क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, फिर स्पर्श व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन आता है। व्यंजनों का क्रम पूछे, ये तो वर्णों का क्रम था और ये व्यंजनों का क्रम, तो अंतस्थ व्यंजन, फिर स्पर्श व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों का क्रम पूछे तो सबसे पहले ये आएगा, फिर व, फिर र और फिर ल आएगा। स्पर्श व्यंजनों का क्रम पूछे तो प्रत्येक वर्ग का पहले क्या आ रहा है? 5वां वर्ण, यम गणना, प्रत्येक वर्ग का 5वां। फिर चौथा आएगा झबया गणदस, फिर तीसरा आएगा जब गणदस, फिर दूसरा खप चढ़ा था, फिर पहला चढ़तवा कपया। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां, चौथा, तीसरा और दूसरा वर्ण आएगा। ऊष्म व्यंजनों का क्रम पूछे तो स, स, स और ह, यानी कौन सा स? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और उसके बाद ह, इनका क्रम है। माइक्रो सूत्रों में दोस्तों एक आपको जिज्ञासा जानने की इच्छा आती होगी कि इच्छा प्रकट होती होगी कि ये अ ई उ री तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ नहीं आ रहा, बड़ी ई नहीं आ रही, बड़ा ऊ नहीं आ रहा और बड़ी री नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? तो एक सूत्र आता है अस्य चो, अस्य चो। यह सूत्र कहता है कि अ से आ ग्रहण कर लेना चाहिए, ई से बड़ी ई ग्रहण कर लेना चाहिए, ऊ से बड़ा ऊ और ई से बड़ी री ग्रहण कर लेना चाहिए। मतलब अ आ गया, ये समझ लो आ भी आ गया, ई आ गया, इसका मतलब बड़ी ई भी आ गई, ऊ आ गया मतलब बड़ा ऊ भी आ गया, री आ गई, बड़ी री भी आ गई। तो अस्य तो इस सूत्र से इनका जो बड़ा रेख रूप है उसे स्वीकार कर लिया जाता है। इस कारण से यहाँ पर उन वर्णों का प्रयोग नहीं माना गया है माइक्रो सूत्रों में। यहाँ इनका मूल रूप भी दिया हुआ है। आ का मूल रूप अ, बड़ी ई का मूल रूप ई, बड़ा ऊ का मूल रूप ऊ और बड़ी री का मूल रूप क्या है? री। इस कारण ठीक है दोस्तों, तो आपको जितनी सरल भाषा से समझाने की आवश्यकता होती है उतनी सरलता से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई यदि आपको समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और उस समस्या का हम समाधान करने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। आगे भी इन क्लासों का क्रम जारी रहेगा दोस्तों, तो आगे का जो पाठ्यक्रम है या जो टॉपिक है उसे पढ़ने के लिए हमारा जो YouTube चैनल है सुरभि क्लासेस, उससे जुड़ेगा ताकि आपको क्रमबद्ध तरीके से आगे की क्लासेस मिलती रहे। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी आशा करता हूँ, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भेजें, शेयर करें जो संस्कृत से जुड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में रुचि रखते हैं या तैयारी कर रहे हैं। और आगे की क्लास प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल सुरभि क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इन टॉपिकों का अत्यंत गहनता से अध्ययन करें और बराबर प्रयास करते रहें, अभ्यास करते रहें, क्योंकि ग्रामर जो व्याकरण है ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसे अभ्यास से ही सीखा जा सकता है। एक बार में कोई भी चीज कंप्लीट नहीं होती। तो कोई चीज यदि आपको याद नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं सोचे कि यह तो मुझे याद नहीं हो रही है, उसके लिए बार बार अभ्यास करें, क्योंकि अभ्यास से ही प्रत्येक जो टॉपिक है उसमें कमांड किया जा सकता है। तो आप इनका बराबर अध्ययन करते रहे
और हमसे जुड़े रहें। आगे की क्लासें हम उपलब्ध कराते हैं। धन्यवाद।